गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने स्थल मंडल और स्थल मंडल की विभिन्न आकृतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्थल मंडल की एक आकृति चट्टान। आज हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। धरातल की रचना करने वाले पदार्थों को चट्टान कहते हैं। चट्टानें 3 प्रकार की पाई जाती हैं: आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। पहले हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों की रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों एवं तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। धरती के अंदर के पाए जाने वाले पदार्थ गर्म जब पिघले हुए रूप में रहते हैं तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वो तरल पदार्थ धरती के ऊपर निकल कर आते हैं तो वह लावा कहते हैं। और जब ये लावा ठंडा होकर जम जाता है तो उससे अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें लावा के बहुत अधिक गर्म होने के ठंडा होने के फलस्वरूप जमने से होती हैं, इसलिए इन चट्टानों में बिल्कुल जीवाश्म नहीं पाए जाते। अतः ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं और ये लावा के जमने से होती हैं, तो ये चट्टानें बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, ये आग्नेय चट्टानें हैं और ये इनमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। दूसरी हैं अपसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। अपसादी चट्टानों की रचना पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाश्मों जैसे पेड़, पौधे, वनस्पतियों जीवाश्मों, पशु पक्षियों के जीवाश्म एवं मलबों के जमने से निर्मित हुई हैं। जब ये जीवाश्म और अवसाद एक के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में जमते चले जाते हैं तब ये इन चट्टानों का निर्माण होता है। इसलिए ये चट्टानें जीवाश्म युक्त होती हैं और इन चट्टानों में कई प्रकार के बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे तेल, कोयला, खनिज आदि प्रकार के पदार्थ इन चट्टानों में पाए जाते हैं। और ये चट्टानें मुलायम होती हैं क्योंकि ये परत दर परत एक दूसरे के ऊपर जमती चली जाती हैं। बालू पत्थर, खड़िया, चूना पत्थर, ये सब अपसादी चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। परतदार तथा आग्नेय चट्टानों के ऊपर जब ताप, दाब, भू परिवर्तन आदि के कारण जब इन चट्टानों के अपने वास्तविक स्वरूप में जब परिवर्तन आ जाता है तो उनसे रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। ये चट्टानें जो हैं अपने मूल स्वरूप से बिल्कुल अलग हो जाती हैं, उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे कोयले का हीरे में बदलना, चूने पत्थर का संगमरमर में बदल जाना। तो ये एक दिन का परिणाम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा समय के बाद जब दाब, ताप उनमें रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जब मूल चट्टान जो है अपना स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित करके अन्य चट्टान में परिवर्तित हो जाती है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब हमारी जो धरातल है, स्थल मंडल है, उसके रूप समय समय पर बदलते रहते हैं। कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर नदी है, कहीं पर झील है, और वो पहाड़ कहीं ऊंचे हैं कहीं नीचे हैं, और इनमें समय के साथ साथ परिवर्तन भी आता रहता है। तो स्थल मंडल पर जो भू आकृतियाँ हैं वो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली श्रेणी में आती है हमारे महाद्वीप, महासागर। द्वितीय श्रेणी में आती है पर्वत और पठार, और तृतीय में घाटियाँ और डेल्टा। इन जो भू आकृतियाँ हैं इनके स्वरूप में समय दर समय परिवर्तन होता रहता है, और इन भू आकृतियों को बनाने और बिगाड़ने का 2 प्रकार के बल करती हैं। पहला आंतरिक बल और दूसरा बाहरी बल। आंतरिक बल 2 प्रकार का होता है। पहला तो एक दीर्घकालिक बल और दूसरा आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल वह बल होता है जिसमें मतलब धरातल के स्वरूप को परिवर्तित होने में काफ़ी समय लगता है। दीर्घकालिक जो बल होता है वो 2 प्रकार का होता है, बलन और भ्रशन। पृथ्वी के अंदर भू परिवर्तन द्वारा चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं तो इस क्रिया को बलन कहते हैं। पृथ्वी की हमारी जो धरती है उसके पृथ्वी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गैसों के दबाव के कारण, चट्टानों के दबाव के कारण, पानी के भाव के कारण उसमें आपस में चट्टानों में रिगड़ उत्पन्न होती रहती है, जिससे उनमें चट्टानों में क्या होते हैं, बलन उत्पन्न हो जाते हैं और उससे उनमें मोड़ पड़ जाते हैं। तो जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं हिमालय पर्वत विश्व के सर्वाधिक मोड़दार पर्वत हैं, और इन पर्वतों के नीचे की जो प्लेट है, स्थल मंडल है, उसमें अभी भी क्या हो रहा है, बलन हो रहा है, जिससे वो पर्वत ऊपर की ओर और उठते चले आ रहे हैं और नई नई भू आकृतियों का निर्माण हो रहा है। दूसरा जो आंतरिक बल है वो है भ्रशन। जब पृथ्वी के अंदर की 2 चट्टानें आपस में टकराती हैं, जो हमारा स्थल मंडल है वह जल मंडल के ऊपर स्थित है,
तो ये प्लेट्स हैं, ये जो महाद्वीप हैं वो प्लेटों पे टिकी हुई हैं और ये प्लेटें पानी में हमेशा तैरती रहती हैं। और ये तैरती हैं तो ये आपस में टकराती हैं। आपस में जब टकराती हैं तो इनमें घर्षण होता है, तो इसमें कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है और कुछ हिस्सा नीचे उठ जाता है, और इस तरह से इनमें क्रिया होती रहती है। और इस तरह से घर्षण से भी नई नई चट्टानों का निर्माण, चट्टानों का और भूआकृतियों का निर्माण होता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर छोटी पहाड़ी है, कहीं पर बड़ी पहाड़ी है। ये सब इसी बलन और घर्षण का ही परिणाम है। दूसरा है हमारा बहावल। ये हमारे पहले दीर्घकालिक बल और दूसरा आकस्मिक बल। आकस्मिक बल से वो तात्पर्य जिसमें पृथ्वी के स्वरूप में, धरातल के स्वरूप में एकदम से अचानक से परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि बलन और घर्षण तो बहुत धीमे धीमे होने वाली प्रक्रिया है जिससे पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन आता है। लेकिन आकस्मिक बल से धरातल के स्वरूप में एकदम से अचानक से परिवर्तन आता है, और वो आकस्मिक बल है ज्वालामुखी और भूकंप। भूकंप के द्वारा धरती बिल्कुल तहस नहस हो जाती है और जो पुरानी स्थलाकृति की जगह नई स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। उसी प्रकार लावा से भी ज्वालामुखी फूटता है, और ज्वालामुखी फूटने से लावा निकलता है, उससे नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और कई पुरानी स्थलाकृतियाँ मिट जाती हैं और नई स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह से ये जो भारी बल है वह आंतरिक बल, और जो आंतरिक बल है वह दो प्रकार का होता है, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। अब हमारा दूसरा है भारी बल। भारी बल में जब पृथ्वी की भारी शक्तियों द्वारा धरातल के ऊपर तोड़फोड़ तथा काटछाट की जाती है तो उस बल को भारी बल कहते हैं। और जब टूटे हुए टुकड़े या तो टूट के एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं या टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो ये क्रिया अनाच्छादन क्रिया कहलाती है। और ये जो क्रिया संपन्न होती है वह पृथ्वी के भारी बलों द्वारा होती है। घर्षण और बलन, भूकंप, ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल के आंतरिक रूप से होने वाली क्रियाएं हैं, और अनाच्छादन पृथ्वी के धरातल के ऊपर होने वाली क्रियाएं। जब ऊपर की सतह पर काटछाट तोड़फोड़ होकर उसमें कुछ नई चट्टानों का या नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन दो प्रकार का होता है, अपक्षय और अपरदन। अपक्षय की क्रिया में वर्षा, धूप, ताप, मौसम के प्रभाव, कोहरा, पाला, हिम, जल आदि के द्वारा जब ऊपरी धरातल की ऊपरी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है और वह चट्टानें टूट फूट कर अपने ही स्थान पर पड़ी रहती हैं तो इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। चट्टानों के अपने स्थानों पर टूट फूट कर अपने ही स्थानों पर पड़े रहने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय तीन प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, जब चट्टानों के ऊपर या हिमानी के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर की दूसरी चट्टान होती है और वो चट्टान किसी कारणवश हट जाती है, या हिमानी है, बर्फ़ है, वो पिघल जाती है तो नीचे की चट्टान से अचानक से दाब उत्पन्न होता है और उस चट्टान में प्रसार होता है तो वह चट्टान अपने स्वरूप में परिवर्तन कर देती है। ऊष्मीय अपक्षय, दिन के समय पर जो ऊष्मा है चट्टानों में काफ़ी ज़्यादा दूर अंदर तक नहीं जा पाती है, लेकिन दिन के समय तो जब ऊष्मा चट्टानों के अंदर जाती है तो उसमें प्रसार होता है चट्टानों में, और रात के समय उनमें संकुचन होता है। इस तरह से प्रसार और संकुचन से चट्टानों के अंदर टूट फूट की क्रिया उत्पन्न होती रहती है। जल गति द्वारा क्रिया, बारिश में जब बहुत तेज़ से पानी जब आता है और वो चट्टानों के अंदर पड़ी हुई दरारों में भर जाता है, और अगर अधिक तापमान वहाँ कम है तो वह पानी बर्फ़ के रूप में जम जाता है, और तापमान अधिक होने पर वह पानी पिघलने लगता है जिससे चट्टानों के अंदर की दरारों में टूट फूट की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। ये सारे जो चट्टानों में टूट फूट की प्रक्रिया है वह भौतिक अपक्षय कहलाती है। दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में बहुत जानवर हैं वो भी चट्टानों के ऊपर चलते हैं और जिससे चट्टानों की टुकड़ों में टूट फूट होती रहती है। रासायनिक अपक्षय रासायनिकरण की क्रिया के द्वारा भी चट्टानों के अंदर टूट फूट होती रहती है। इसके अब है दूसरा अनाच्छादन की दूसरी क्रिया है अपरदन।